यह कहानी है एक साधारण इंसान की जो टेक्नीशियन था, लेकिन किस्मत के खेल ने उसे मास्टरमाइंड बना दिया। सिकंदर की जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जहां उसने दोस्ती निभाई, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ दांव पर लगाया और अपने दुश्मनों से मुकाबला किया। क्या सिकंदर अपने मुकद्दर को बदल पाएगा या वह हार जाएगा? देखिए सिकंदर का मुकद्दर, एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपके दिल को झकझोर देगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। हमने 12th फेल का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो आप जरूर देख सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है 15 फरवरी 2009 को मुंबई से, जहां डायमंड की एक शानदार एग्जीबिशन लगी हुई है। इसमें बड़े बड़े रईस और नामी लोग आए हुए हैं। पूरे एग्जीबिशन में बेशकीमती हीरे जवाहरात सजाए गए हैं और सिक्योरिटी का लेवल भी टॉप है। सब कुछ बड़े आराम से चल रहा होता है कि तभी अचानक एक आदमी घबराते हुए फोन पर पुलिस को कॉल करता है। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है और वो उसे पढ़ते हुए बताने लगता है कि एग्जीबिशन में आने वाले 5 मिनट में चोरी होने वाली है। उसकी बात सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है। फौरन अलार्म बजा दिया जाता है और एग्जीबिशन में मौजूद सारे लोगों को एक सेफ रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। मगर तभी गोलीबारी की आवाज गूंजने उठती है। किसी ने एग्जीबिशन पर हमला कर दिया था। हमला करने वालों के पास AK-47 थी और वो पुलिस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन पुलिस भी कम नहीं थी, उन्होंने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। सब कुछ काबू में लग रहा था, लेकिन तभी मंगेश भाई और कामिनी को पता चलता है कि वो सारे हीरे, जिनकी कीमत करीब 50 करोड़ थी, गायब हो चुके हैं। मंगेश भाई ये बात पुलिस को बताते हैं और ये सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस तुरंत ही अपने टॉप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जसविंदर को बुलाती है। जसविंदर का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। अब तक उसे जितने भी केस मिले हैं वो सब सॉल्व कर चुका है। पुलिस वाले जसविंदर को पूरी घटना डिटेल में समझाते हैं। जसविंदर आते ही कामिनी, मंगेश भाई और एग्जीबिशन में मौजूद बाकी लोगों से पूछताछ शुरू कर देता है। इस बीच ये भी पता चलता है कि हमलावरों ने CCTV फुटेज को पूरी तरह से डिलीट कर दिया था। जसविंदर एक नई चाल चलता है। वो सबको कहता है कि जिस जगह जिस समय सब खड़े थे ठीक वैसे ही खड़े हो जाएं। लोगों को जैसे तैसे अपनी पोजीशन याद करके वहाँ खड़ा किया जाता है। कामिनी और मंगेश भाई बताते हैं कि आखिरी बार इस रूम से दूसरे रूम में वही गए थे। वहीं सिकंदर नाम का एक शख्स हीरे के सबसे करीब था, महज 6 फीट की दूरी पर। इसीलिए पुलिस को सबसे ज्यादा शक सिकंदर पर होता है। सिकंदर से पूछताछ शुरू होती है। वो खुद को कंप्यूटर टेक्नीशियन बताता है और कहता है कि वो कानपुर का रहने वाला है, यहाँ सिर्फ अपने काम के सिलसिले में आया था। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो उसे जाने दिया जाता है। फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सिकंदर, जो पहले पुलिस की पूछताछ से बच निकला था, अचानक हड़बड़ी में नजर आता है। जसविंदर, जो किसी भी छोटी बात को नजरअंदाज नहीं करता, तुरंत उसे रोक लेता है। वो पूछता है, इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहा है? जसविंदर फिर सिकंदर से सवाल करता है कि अलार्म बजने के वक्त वो कहाँ खड़ा था। सिकंदर वही बातें दोहराने की कोशिश करता है जो उसने पहले कही थी, लेकिन इस बार उसने जगह गलत बता दी। बस यहीं से जसविंदर का शक सिकंदर पर और गहरा हो जाता है। पर मजेदार बात ये थी कि जसविंदर का शक सिर्फ सिकंदर तक ही सीमित नहीं था। उसे मंगेश भाई और कामिनी पर भी उतना ही डाउट था। उसने तीनों को कड़ी नजरों से देखा और सीधा बोल दिया, तुम तीनों में से कोई एक चोर है। मेरा इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होता। जब जसविंदर को पता चलता है कि चोरी गए हीरो की कीमत करोड़ों में है, तो वो थोड़ा घबराकर अपने कमिश्नर साहब को फोन करता है। सर, ये क्या बवाल में फंसा दिया आपने? जसविंदर ने शिकायती अंदाज में कहा। कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जसविंदर, तेरा रिकॉर्ड इतना शानदार है कि खुद मिनिस्टर ने तेरा नाम रिकमेंड किया है। और सुन, ये केस अगर सॉल्व कर लिया तो प्रमोशन और मेडल दोनों तेरे नाम होंगे। यह सुनकर जसविंदर में नई ऊर्जा आ जाती है। वो कमिश्नर से कहता है, सर, 24 घंटे के अंदर केस सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब जसविंदर सीधे एक्शन में आ जाता है। वो मंगेश भाई, कामिनी और सिकंदर को पुलिस स्टेशन ले आता है। वहाँ वो सख्ती से पूछताछ शुरू करता है। सबसे पहले वो सिकंदर को कुर्सी से बांधता है। सीन में टेंशन बढ़ जाती है जब जसविंदर सिकंदर को मारने के लिए हाथ उठाता है। सिकंदर चिढ़कर कहता है, क्या पागलपंती करके अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है तुमने? इस पर जसविंदर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। लेकिन सिकंदर जाते जाते जसविंदर से कुछ ऐसा बोलता है जो कहानी में और सस्पेंस ला देता है। जब तुम्हें समझ आएगा कि मैं निर्दोष हूँ तो तुम्हें मेरी आंखों में आंख डालकर माफी मांगनी पड़ेगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जसविंदर गुस्से में कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 15 साल का टाइम जंप आता है। अब जसविंदर का हाल देखो, एकदम बर्बाद और शराब में डूबा हुआ। SI सर उसे बुलाते हैं और ताने मारते हुए कहते हैं, अब तो फुल टाइम शराब पी सकता है क्योंकि तुझे पूरी परमिशन है। असल में जसविंदर को उसकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया था। अब वो खुद से भी हार चुका था। लेकिन क्या जसविंदर अपने उस पुराने केस की सच्चाई को कभी जान पाएगा? यही सवाल फिल्म को और रोमांचक बना देता है। अपनी जिंदगी की इस हार से चिढ़ा हुआ जसविंदर अपनी पत्नी कौशल्या से मिलने कोर्ट पहुंचता है, जहां उनका डिवोर्स फाइनल होने वाला था। जसविंदर के लिए यह दिन और भी काला साबित होता है। कोर्ट में कौशल्या ठंडे अंदाज में उससे कहती है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस टाइम से पैसे भेजते रहना। अगर वो प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम की है मेरे नाम हो जाए
तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा भी नहीं। जसविंदर, जो पहले ही टूटा हुआ था, कहता है, शायद हम इतने भी बुरे नहीं थे, मगर कौशल्या के लिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं थी। उस रात जसविंदर शराब के नशे में डूबने निकल पड़ता है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अपने 15 साल पुराने केस के बोझ तले पूरी तरह टूट चुका है। उसी वक्त उसके फोन पर एक खबरी का कॉल आता है। खबरी बताता है कि सिकंदर अगले दिन अबू धाबी से मुंबई आ रहा है। ये खबर एकदम पक्की थी और सिकंदर का नंबर भी जसविंदर को दिया गया। जैसे ही कॉल खत्म होती है, जसविंदर फौरन सिकंदर को फोन लगाता है। फोन पर जसविंदर कहता है, मैं जसविंदर बोल रहा हूँ। मुझे अब एहसास हुआ है कि उस दिन तुमने चोरी नहीं की थी। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। सिकंदर शांत नहीं रहता। वो ठंडी लेकिन गहरी आवाज में कहता है, यह तय हुआ था कि आप मेरी आंखों में आंख डालकर माफी मांगेंगे। जसविंदर गहरी सांस लेते हुए कहता है, कल आ जाओ, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। सिकंदर को ये बात सुनकर 15 साल बाद सुकून मिलता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही वो माफी थी जिसे उसने इतने सालों से सुना भी नहीं था। हम वापस वहीं जाते हैं जहाँ कोर्ट में मंगेश भाई, कामिनी और सिकंदर मौजूद हैं। दोनों पक्षों के वकील एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि इन तीनों को चोर साबित कर सके। फिर भी पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिल जाती है। जसविंदर और उसकी टीम सबसे पहले इनका एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे रिपोर्ट में कोई हीरा नहीं मिलता। इससे ये साबित हो जाता है कि इन तीनों ने हीरे निगले नहीं थे। जसविंदर को अब वो आदमी भी मिल जाता है जिसने पुलिस को चोरी के बारे में टेलीफोन किया था। जब उससे पूछताछ होती है तो वो कांपते हुए बताता है, साहब, मेरा इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। रोज की तरह मैं अपनी बेटी को ऑटो में स्कूल भेज रहा था, तभी मेरे पास एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरी बेटी की जान जा सकती है। वो आदमी आगे बताता है, उन्होंने कहा कि मेरी जेब में एक पर्ची रखी है, उसमें जो लिखा है वो मुझे पुलिस को बोलकर सुनाना है। बस मुझे वही करना था। जसविंदर इस बात को सुनकर दंग रह जाता है। उसे एहसास होता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और ही है जो सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। कहानी यहाँ से और दिलचस्प हो जाती है। पुलिस के पास मंगेश भाई, कामिनी और सिकंदर को रिमांड पर रखने के सिर्फ 5 दिन बचे थे। इन दिनों में पुलिस ने इन तीनों पर जमकर दबाव बनाया और उन्हें बुरी तरह से पीटा, लेकिन इनकी जुबान से कुछ भी नहीं निकला। वजह ये थी कि इन तीनों ने वाकई में चोरी की ही नहीं थी। जब 5 दिन पूरे होते हैं तो केस फिर से कोर्ट में पहुंचता है। जसविंदर और उसकी टीम को इस बार भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। कोर्ट को मजबूरी में इन तीनों को बेल देनी पड़ती है। हालांकि ये लोग अभी केस से बाहर नहीं हुए थे। बेल मिलने के बाद सिकंदर की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। उसकी पीठ पर पुलिस की पिटाई के निशान साफ दिखते हैं। उसकी माँ बड़े जतन से इन घावों पर मलहम लगाती है। इसी बीच उसकी दोस्त प्रिया उससे मिलने आती है। प्रिया एक अस्पताल में नर्स है और सिकंदर को पसंद करती है, लेकिन सिकंदर उसे कोई खास तवज्जो नहीं देता। प्रिया उसे बताती है कि उसकी शादी जल्द ही होने वाली है। यह सुनकर सिकंदर के दिल में हल्का सा टीस महसूस होता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। सिकंदर जब अपनी पुरानी नौकरी पर लौटने की कोशिश करता है तो उसे नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता। वह जगह जगह काम के लिए भटकता है, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसे चोर मान चुकी थी। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसका मकान मालिक भी उसे घर से बाहर निकाल देता है। सिकंदर पूरी तरह से बेघर और बेसहारा हो जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अपने वकील की फीस तक देने के लिए पैसे नहीं बचते। इसी बीच कामिनी सिकंदर की मदद के लिए आगे आती है। वह वकील को पैसे देती है ताकि केस चल सके। कामिनी अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसका 1 साल का बेटा और एक छोटी बहन है। 1 साल पहले उसके पति का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था और वह उसे छोड़कर चला गया। सिकंदर भी अपने दिल की बातें खोलता है। वो बताता है कि उसके साथ सिर्फ उसकी माँ रहती है। दोनों के पास जॉब नहीं थी तो वे साथ रहने लगते हैं। केस लड़ने की वजह से उनकी जान पहचान और बढ़ती है। साथ रहते रहते सिकंदर और कामिनी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। एक दिन सिकंदर को खबर मिलती है कि उसकी माँ का निधन हो गया है। यह खबर उसे अंदर से तोड़ देती है। उसके पास माँ के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे हालात में कामिनी ने उसका पूरा साथ दिया। माँ के निधन के बाद सिकंदर पूरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उसके पास अब कोई सहारा नहीं बचा था। कामिनी उसे अपने घर ले आती है और धीरे धीरे सिकंदर उसके परिवार का हिस्सा बन जाता है। अब दोनों एक दूसरे के सहारे अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ था, क्या ये दोनों मिलकर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? क्या जसविंदर उस असली गुनहगार तक पहुंच पाएगा जिसने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी? आगे की कहानी इन सवालों के जवाब और इन तीनों की लड़ाई पर केंद्रित है। कामिनी और सिकंदर एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ हम देखते हैं कि सिकंदर अबू धाबी से मुंबई आ चुका है। सबसे पहले वो अपने पुराने दोस्त से मिलता है और फिर जसविंदर सर से मिलने जाता है। सिकंदर जसविंदर सर से कहता है, 15 साल में आपने मुझे जितना टॉर्चर किया है उसे याद करता हूँ तो दिल बहुत भारी हो जाता है। इस पर जसविंदर माफी मांगता है और बोलता है, गलतियाँ तो हुई हैं, पर मेरा इंस्टिंक्ट पहली बार गलत निकला।
लेकिन इतना भी नहीं कि मैं बार बार गिड़गिड़ाऊं। फिर जसविंदर बताने लगता है कि 15 साल पहले उसने कैसे सिकंदर की जिंदगी उलझा दी थी। उस वक्त जसविंदर का एक केस चल रहा था और आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसका एक दोस्त मदद के लिए आगे आया। उसने कहा कि आगरा में उसके मामा जी रहते हैं जिनकी ग्लास फैक्ट्री है। अगर सिकंदर वहाँ जाए तो उसे हर महीने 15,000 रुपए मिलेंगे। सिकंदर पूरे परिवार के साथ आगरा चला गया। वहाँ मामा जी ने उन्हें एक बढ़िया सा घर दिलाया। घर दिखाने के बाद मामा जी उसे फैक्ट्री लेकर गए और समझाया कि उसे क्या काम करना होगा। बस सिकंदर ने काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन मंगेश भाई का कॉल आया। मंगेश भाई ने बताया, सिकंदर तेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया है क्योंकि तूने पिछले 6 महीने से वकील को पैसे नहीं दिए। जल्दी मुंबई आ और सारा मामला निपटा। सिकंदर ने कामनी को समझा दिया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही सब संभाल लेगा। सिकंदर मुंबई आया और केस की सुनवाई में पता चला कि पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन भी फर्जी लग रही थी। कोर्ट ने सिकंदर को बरी कर दिया। ये सुनकर मंगेश भाई और सिकंदर बेहद खुश हुए। खुशी खुशी सिकंदर घर लौटा और सीधे कामनी को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हो गए। लेकिन तभी कामनी की तबीयत बिगड़ गई। उसे अचानक चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। सिकंदर घबराकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि कामनी के फेफड़ों में पानी भर गया है और उसे उसी वक्त एडमिट करना पड़ेगा। फिलहाल सिकंदर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कामनी का इलाज करवा सके, लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप इलाज चालू रखिए, मैं थोड़ी देर में पैसे लेकर आता हूँ। अब क्योंकि बच्चे अकेले घर पर थे, सिकंदर पहले घर गया। वहाँ जाकर उसे पता चला कि मामा जी ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मामा जी को यह बात मालूम हो चुकी थी कि सिकंदर और उसकी पत्नी पर हीरे चोरी का केस चल रहा है। इस वजह से उन्होंने न सिर्फ घर खाली करवा दिया, बल्कि जो भी सिकंदर की सैलरी बची थी वो पैसे भी उसे थमा दिए। सिकंदर ने हालात को संभालते हुए सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को एक धर्मशाला में छोड़ा। बच्चों को सुरक्षित रखने के बाद वो वापस हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ बदमाश उससे भिड़ गए। सिकंदर के साथ बदतमीजी की और उसकी जेब में जो भी पैसे थे वो सब लूट लिए। अब सिकंदर पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार वो अपनी जान देने का फैसला करता है। जब वो कूदने ही वाला था तभी एक कार तेज रफ्तार में हॉर्न बजाते हुए आई। वो हॉर्न सुनकर सिकंदर की आंखें खुल गईं। उसी पल उसने खुद को खत्म करने का ख्याल छोड़ दिया। अब जसविंदर फ्लैशबैक में बताता है, वो हॉर्न बजाने वाला मैं ही था। सिकंदर, ये सब मेरी वजह से हुआ। जब तुम्हें कोर्ट ने बरी किया था मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम निर्दोष हो। मैंने तुम्हारे पीछे खबरी लगाए, तुम्हें शक के घेरे में रखने की कोशिश की। मैंने तुम्हें ऐसी हालत में लाकर खड़ा किया कि शायद तुम हीरे इस्तेमाल कर लो और पकड़े जाओ। अब जसविंदर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सिकंदर क्या करता है, लाचार हालत में उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। दोस्त ने उसे कहा, अबू धाबी में एक जॉब है, अगर तुम वहाँ काम कर सकते हो तो तुरंत निकल जाओ। सिकंदर ने बिना देर किए यह मौका स्वीकार कर लिया और अबू धाबी चला गया। वहाँ उसने कड़ी मेहनत की और अच्छा पैसा कमाया। अब उसके परिवार को पैसों की कोई चिंता नहीं रही। कामनी का इलाज भी अच्छे से हो गया। अबू धाबी में ही सिकंदर की मुलाकात तबस्सुम नाम की लड़की से हुई। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों मुंबई के थे, इसलिए दोस्ती जल्दी गहरी हो गई। धीरे धीरे तबस्सुम को सिकंदर पसंद आने लगा। एक दिन जब दोनों फिल्म देखने गए तो एक आदमी ने तबस्सुम के बारे में खुलासा किया कि वह मुंबई में एक बार डांसर रह चुकी है। यह सुनकर सिकंदर को लगा कि जसविंदर ने तबस्सुम को उसके पास भेजा है। गुस्से में उसने तबस्सुम को काफी कुछ उल्टा सीधा कह दिया। तबस्सुम ने शांत रहकर अपनी सच्चाई बताई और कहा कि उसका अतीत उसका सच है, लेकिन इसका सिकंदर या उसके केस से कोई लेना देना नहीं है। सिकंदर को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। मुंबई लौटने से पहले उसने तबस्सुम से माफी मांगी, एक लिफाफा दिया और वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। मुंबई लौटकर सिकंदर जसविंदर से मिला तो उसने एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि जब कोर्ट में सिकंदर का केस चल रहा था और पैसों की तंगी थी, तब कामनी ने एक सोनार की दुकान पर जाकर एक हीरे की डील की थी। यह देखकर जसविंदर को शक हुआ, क्योंकि उसने कामनी पर नजर रखने के लिए खबरी लगा रखे थे। कामनी ने बताया कि भगदड़ के दौरान उसने एक हीरा अपने नाखून में छिपा लिया था, लेकिन वो हीरे चोरी वाले हीरों से अलग था। जसविंदर ने कामनी को ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो कामनी को जेल हो जाएगी। उसने कामनी से कहा कि वह सिकंदर के साथ रहे, उस पर नजर रखे और सारी जानकारी उसे दे, क्योंकि जसविंदर को यकीन था कि असली चोर सिकंदर ही है। यह सब सुनकर सिकंदर का दिल टूट गया। उसने जसविंदर को थप्पड़ मारा और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कामनी से सब कुछ साफ साफ कह दिया। उसने कहा कि उनके बीच कभी प्यार नहीं था और कामनी ने हमेशा मुखौटा पहनकर रिश्ता निभाया। सिकंदर ने कहा कि वह अब यह सब और नहीं झेल सकता। उसने घर को कामनी के नाम कर दिया और कहा कि वह उसे और बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। हालांकि वह पेपर पर तलाक नहीं देगा, लेकिन अब उनके साथ नहीं रहेगा। सिकंदर ने अपने परिवार, बच्चों और हर रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह कहीं दूर चला गया, जहां उसका अतीत उसे परेशान न करे। उसकी कहानी कामनी, बच्चों और तबस्सुम के साथ अधूरी रह गई। लेकिन शायद कुछ कहानियां अधूरी ही रहनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी सच्चाई और दर्द को बयां करती हैं। कहानी यहाँ से और दिलचस्प मोड़ लेती है।
सिकंदर, जो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की तलाश में था, एक दूर जगह पर प्रिया से मिलता है। प्रिया वही नर्स थी जो पहले हॉस्पिटल में उसकी दोस्त थी। अब वह एक बड़ी नर्सरी का बिजनेस चला रही थी। बातचीत के दौरान प्रिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। वो 5 हीरे जिनकी तलाश में सब पागल थे, प्रिया ने एक पेड़ के गमले में छिपा रखे थे। उसने अपनी दोस्ती निभाई और आज तक उन्हें सुरक्षित रखा। यह जानकर सिकंदर भावुक हो गया। जाते जाते उसने कहा कि वह प्रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा, लेकिन प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात पैसों की नहीं है, बात दोस्ती की है। तुमने मुझ पर भरोसा किया, वही सबसे बड़ी बात है। सिकंदर वहाँ से जाने ही वाला था कि ऐसा लग रहा था कहानी खत्म हो गई है, लेकिन तभी कहानी फिर शुरू होती है। पता चलता है कि उसी सीट के पीछे जसविंदर बैठा हुआ था। वो शुरुआत से ही सिकंदर का पीछा कर रहा था। जसविंदर को यकीन था कि सिकंदर ही असली चोर है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने चोरी कैसे की। जब उसने देखा कि सिकंदर के पास से वो 5 हीरे प्रिया के पेड़ में छिपे थे, तो उसने गमला तोड़कर हीरे निकाल लिए। जसविंदर ने तुरंत अपनी एक्स वाइफ कौशल्या को कॉल किया और गर्व से कहा, मैं सही था, सिकंदर ही वो चोर है, बस मुझे उसे पकड़ने में 15 साल लग गए। कौशल्या ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मैंने हमेशा कहा था कि तुम सही हो, तुम्हें बस दुनिया को यह साबित करना था। जसविंदर फिर सिकंदर से सामना करता है और कहता है, मुझे शुरुआत से मालूम था कि तू ही चोर है, लेकिन यह समझने में 15 साल लग गए कि तूने यह सब कैसे किया। अब बता, यह सब कैसे हुआ? सिकंदर, जो अब तक शांत था, बोलने लगा। उसने बताया कि वह एक कंप्यूटर टेक्नीशियन था और एग्जीबिशन के 1 हफ्ते पहले वहाँ काम करने गया था। वहाँ उसकी मुलाकात तुलाराम नाम के आदमी से हुई, जिसने उससे एक प्रिंटर ठीक करने को कहा और इसके बदले में 50 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। लेकिन सिकंदर को तुलाराम की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने तुलाराम पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि तुलाराम बैग लेकर कुछ गुंडों से मिलता है। सिकंदर को धीरे धीरे समझ में आया कि ये लोग 15 तारीख को सुबह 10 बजे एग्जीबिशन को लूटने की योजना बना रहे थे। सिकंदर ने भी अपना एक प्लान तैयार कर लिया। उसने तय किया कि वो इन चोरों को मात देकर हीरे खुद हासिल करेगा। इसके लिए उसने अपनी तकनीकी कौशल और समझदारी का पूरा इस्तेमाल किया। सिकंदर की कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और उसने जसविंदर सर के सामने पूरे घटनाक्रम की परतें खोल दी। उसने बताया कि उसे सिर्फ 2 काम करने थे। पहला, पुलिस को उन चोरों की योजना के बारे में सूचित करना, और दूसरा, उसी भगदड़ का फायदा उठाकर हीरे चुराना। इसके लिए उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। सिकंदर ने एक जन के जेब में चोरी से एक कागज की पर्ची डाल दी, जिसमें लिखा था कि उसकी बेटी का किडनैप हो सकता है और उसे तुरंत 955 पर कॉल कर पुलिस को सूचित करना होगा। इसके बाद सिकंदर ने गुमनाम कॉल करके उसे समझाया कि 5 मिनट के भीतर चोरी होने वाली है। इमरजेंसी अलार्म बजा और पुलिस हरकत में आ गई। जैसे ही गुंडे चोरी के लिए पहुंचे, भगदड़ मच गई। इसी अराजकता का फायदा उठाकर सिकंदर ने हीरे चुरा लिए। उसी दौरान पुलिस ने उन चोरों को मार गिराया। घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंची और सिकंदर की पुरानी दोस्त प्रिया, जो अब नर्स थी, वहां मौजूद थी। सिकंदर ने अपने प्लान में पहले ही प्रिया को शामिल कर लिया था। जब लाशें एम्बुलेंस में लदी जा रही थी, तब सिकंदर ने चुपके से प्रिया को हीरे सौंप दिए। यह वही हीरे थे जिन्हें प्रिया ने पेड़ में छिपा रखा था। फिर सिकंदर ने जसविंदर को एक और बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि जब वह उस पुल से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहा था, तब उसे पता चल गया था कि जसविंदर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। साथ ही उसे कामिनी और जसविंदर के सारे राज मालूम चल चुके थे। अंत में जसविंदर ने पूछा, तबस्सुम को जो लिफाफा दिया था, उसमें क्या था? इस पर सिकंदर ने शांत स्वर में जवाब दिया, उस लिफाफे में स्विट्जरलैंड की टिकट थी। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ वहीं सेटल होने वाला था, लेकिन आपने मुझे यहाँ पकड़ लिया। अब सिकंदर ने जसविंदर को आखिरी झटका दिया। उसने कहा, आप अब नौकरी से निकाल दिए गए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। इस धमाकेदार खुलासे के साथ फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर जाती है कि सिकंदर का प्रपोजल क्या था और जसविंदर का अगला कदम क्या होगा। यह थी सिकंदर का मुकद्दर फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियां सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने 12th फेल नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।